हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि संडे को न्यूमेरिकल करेंगे, तो संडे को न्यूमेरिकल आज शायद सुबह हमने क्लास करी थी सॉल्यूशन की, क्योंकि वो चैप्टर करना भी स्टार्ट करना भी ज़रूरी था। ठीक है, तो अभी हम 11th क्लास का देखिए सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, एक एक न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, और तो इसलिए अभी थ्योरी की क्लासेस थोड़ा ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं कि फिर न्यूमेरिकल बचेंगे, रिवीजन भी साथ होता जाएगा और न्यूमेरिकल भी होता जाएंगे। ठीक है, जब तक जितने न्यूमेरिकल कर पाते हैं हम संडे संडे उतने करेंगे, और फिर अगर क्लासेस सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम पूरा फोकस न्यूमेरिकल और क्वेश्चन पे करेंगे। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 18 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमको बताना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। कुछ टर्म्स हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में हमको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो पहला जो टर्म है पार्ट ए है वो है 0.00, पार्ट 8 है 0.0048। ठीक है, तो इसमें कितने साइंटिफिक नोटेशन है? सेकंड है 2.32, 2.34.000। ठीक है, थर्ड है हमारा 8008। डी है 500.0 एंड ई है 6.0012। तो हमको क्या साइंटिफिक नोटेशन बताने हैं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट नोटेशन की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ठीक है, अब फर्स्ट में है, देखिए इन दो वैल्यूज के आगे जितने भी जीरो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर इनके पीछे जीरो होता तो वैल्यू होती। साइंटिफिक नोटेशन में शो हो रहा है वो क्वेश्चन पूरा? हाँ ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इसमें दो डिजिट हैं जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, 0.0048 जिनकी कुछ मीनिंगफुल वैल्यू हो। जीरो की किसी भी नंबर के अगर आगे जीरो लगा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, बाद में लगा है जैसे 500 तो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे इन डिजिट्स के बीच में है 00 तो इनकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, इसकी वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू होगी 3। 3 डिजिट प्रेजेंट है ना, जितने डिजिट प्रेजेंट हों और जिनको हम एक्चुअल में बोल पाए कि हाँ ऐसा है और उनको रिप्रेजेंट कर पाए ऑन द स्केल। ठीक है, तो इसको इसमें 2 डिजिट, इसमेट 3 डिजिट, इसमें 1 2 3 4, ये 4, क्योंकि जीरो जो आ रहे हैं वो डिजिट्स के बीच में है तो सारे कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिजिट के पहले, डिजिट के बाद में, इसके और इसके बीच 500, तो इसको भी 3 लिखेंगे। और इसमें कितने हैं, सबकी सिग्निफिकेंट वैल्यू हो और सब नंबर स्केल पे या मेजरिंग स्केल पे रिप्रेजेंट किए जा सके। तो यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 डिजिट्स हैं जिनको साइंटिफिक नोटेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड है 19th क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। पहले वाले में साइंटिफिक नोटेशन बोल दिया, दूसरे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर बोल दिया। तो लास्ट टर्न पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट क्या होते हैं? फिगर इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं या ऐसी डिजिट्स जिसको हम कन्वे कर सके और उसको एक्यूरेसी के साथ लिख सके। ठीक है, ये हमने बताया था। तो ये होप सो आप लोगों ने देखा होगा लास्ट क्लास न्यूमेरिकल वाली। तो अभी ये वाला आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। 19th करते हैं। 19th में बस थोड़ा सा चेंज है,
साइंटिफिक नोटेशन की जगह सिग्निफिकेंट फिगर कर दिया, बाकी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया, और जो सोचने का ढंग है 19 क्वेश्चन में वो सिमिलर रहेगा जैसा साइंटिफिक नोटेशन का है। ठीक है, आई थिंक ये हो गया होगा। इसको रब करके 19 क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट। पहले वाले में क्या था, एक्सप्रेस करना था साइंटिफिक नोटेशन कितने हैं उसमें, तो डिजिट्स जितने होंगे, मीनिंगफुल डिजिट्स जितने होंगे जिनको एक्यूरेसी के साथ हम मेजरिंग स्केल में मेजर कर सकते हैं, वो सारे डिजिट्स को साइंटिफिक नोटेशन बोल देंगे। अब यहाँ पे जो भी है सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी वही होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा 0.0025, 0.0025, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकंड है 208। अब बोलने का तरीका भी देखिए, जब पॉइंट के बाद बोलते हैं तो 0.0025 नहीं बोलते हैं, 0.0025 नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे 0.0025, और इसको 205। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है 5005, 5005। इसके बाद है 126.000, 126.000। इसके बाद है 500.0, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा बस इसमें, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, जो हम जितने डिजिट्स, टोटल डिजिट्स प्रेजेंट होंगे वो, और साइंटिफिक नोटेशन क्या होंगे, जितने एक्यूरेटली हम बता सकते हैं या जिनको मेजर करने से हमको फायदा है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज है बस इसमें, क्योंकि फ्लो में शायद कुछ गलत बोल दिया हो तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो सिक्स्थ है वो है 2.0034, 2.0034। जब साइंटिफिक नोटेशन की बात करी जाए तो 0 के पहले की वैल्यू काउंट नहीं करी जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर में भी डिजिट के पहले अगर 0 है तो काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये बात तो दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 और 5, 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 बीच में है तो उसको कंसिडर किया जाएगा 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दोनों 0 बीच में है तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ क्या है, पॉइंट मतलब डिजिट के बाद 0 है, डिजिट के बाद 0 है तो सारे काउंट किए जाएंगे, ठीक है। बस इतना अंतर है। वहां पे क्या कर रहे थे हम, अगर 234.00 लिखा था तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग केवल इसको 3 डिजिट्स को ही कंसिडर कर रहे थे। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करेंगे, हम पूरे 6 लिखेंगे, ठीक है। और 500.0 को 4 लिखेंगे, और उसको 2.0034 को कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। बस इतना अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है सारी चीजें। बस जो पॉइंट के बाद 0 होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे यहाँ, और वहां पे अगर इसके बाद डिजिट नहीं है तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। अगर इसके बाद डिजिट है, अगर ये 1 अगर कर दिया, ऐसे यहाँ 1 कर दिया, तो कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 7 हो जाएंगे, और सिग्निफिकेंट क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन भी 7 हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 नहीं है तो ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और साइंटिफिक नोटेशन 3 है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको चीजें पहचानी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम थ्योरी करते रहते हैं और ये सब जो चीजें कॉमन चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो छोड़ देते हैं। आई थिंक ये नोट हो गया होगा। 20th क्वेश्चन करते हैं। अब इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, राउंड अप करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो क्वेश्चन ढंग से समझ लीजिए, फिर इसका क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका है पार्ट 34.216। 34.216। अब हमें राउंड अप करना है, क्या, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 हो गए, 3 ही सिग्निफिकेंट बनाने हैं फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर 3 बनाने हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ राउंड अप करेंगे तो ये 5 से ज्यादा है तो इसको 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 का 2 बन गया, लेकिन 2 5 से ज्यादा नहीं है तो इसको यहाँ पे हम ऐड ऑन नहीं कर सकते, तो इसको हम लिखेंगे 34.2। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने थे और 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिख दिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड की, 0.4 मतलब 10.4107। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है हमको। तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया, सेकंड ये हो गया, अब जो होगा इसमें होगा थर्ड में। इसको 5 से ज्यादा इधर एड ऑन कर सकते हैं 1, तो 1। अब ये 5 से ज्यादा तो है नहीं, 1 हुआ, तो इसको इधर एड ऑन नहीं कर सकते, तो हम 1 0 10.4 ही लिखेंगे, ठीक है। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 0.04597। इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 0 2 0 3 0 जो होगा यहाँ होगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, इसको राउंड अप करेंगे, 5 से ज्यादा ये 10 हो जाएगा, इसको इधर राउंड अप करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6, ये 10 5 से ज्यादा है तो ये 6 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो ऑलमोस्ट 46 इंटू 10 टू द पावर, जितना जीरो से इधर हो, हम जीरो कितना मतलब पॉइंट जो है कितने डिजिट्स राइट साइड ले जा रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पॉइंट, तो -3 लगाते। अगर इधर ले जाते तो प्लस लगा देते, ठीक है, लेफ्ट ले जाते तो प्लस ले जाते। तो सिग्निफिकेंट कितने फिगर हो गए, 46 इंटू 10 टू द पावर -3, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.46 10 टू द पावर -2, ठीक है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर होगा तो इसी को प्रेफर करेंगे, जिसमें हमें सहूलियत हो समझने में। लास्ट है फोर्थ, इसका ई पार्ट नहीं है, लास्ट है 2808। इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको कंसिडर करना है। तो कितना हो जाएगा, इसको हम राउंड अप कर लेंगे तो 281, ठीक है। तो ये आ जाएगा, चाहे पॉइंट लगा हो चाहे ना लगा हो, जितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हम उसको उसके बाद वाले को राउंड अप कर देंगे, ठीक है। इसमें आई थिंक ये समझ में आ गया होगा।
इजी सा है, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन रहा, 20th क्वेश्चन रहा आज का। अब हम 21 क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक ये नोट हो गया होगा, समझ में आ गया हो। कुछ भी ना समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये नोट हो गया होगा, समझ में भी आ गया हो। 21 क्वेश्चन करते हैं। तो ये 21 क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमने लिख लिया है। Following data are obtained when N2 and O2 react together to form different compound। क्या है कि N2 और O2 रिएक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, और रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। मास ऑफ N2 दे रखा है, मास ऑफ O2 दे रखा है, ठीक है। तो पहले में क्या है कि अगर N2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो हो सकता है NO बन रहा हो, ठीक है, मतलब मान रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं। फिर हो सकता है N2 दिया हो और हमको कुछ अमाउंट O2 दिया गया हो, अब की बार NO2 बन रहा हो, ठीक है। फिर हो सकता है कुछ अमाउंट दिया हो, N2 उतना ही है और O2 की अमाउंट बढ़ा दी गई, अब की बार NO3 बन रहा हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, N जो है, N2 जो है हमने फिक्स कर दिया, N2 फिक्स कर दिया। तो हो सकता है ये NO बना हो, ये NO2 बना हो, NO3 वाला भी हटा देते हैं, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट वाला देखेंगे, तो जितना मास N का है उतना मास सेकंड वाले में N2 का है, ठीक है। जितना यहाँ मास है N2 का, उतना यहाँ मास N2 का है। लेकिन जो ऑक्सीजन का जो फर्क है, ये 1:2 का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान ले ऐसे, एक N2 एक O2 के साथ मिलेंगे तो 2NO बना रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं, ठीक है। फिर एक N2 कुछ एक्सेस में O2 दे दिया गया के साथ मिक्स कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे ऐसे दे दिया गया, तो 2NO2 बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया गया कि डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं ना, रिएक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो N2 है ना, इसकी अमाउंट फिक्स कर दी गई है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 28 ग्राम करें, हमने यहाँ पे N2 की अमाउंट फिक्स कर दी है, N2 की अमाउंट फिक्स कर दी है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे भी रेशियो 1:, कितना होगा, 32 80 20, यहाँ पे 2:, हाँ कितना होगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 28, 2:5 आ जाएगा, ठीक है। ये 2:5 आ गया। तो सब हम देखेंगे तो N2 का तो जो है वो फिक्स रखा गया, तो एक तरह से ये आ गया 1:2, 2:, और इस वाले में 2:5 आ गया। ये सारे O2 का मास का रेशियो है। तो अब ये डाटा दे दिया है इन्होंने। पूछना क्या चाहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ओबेड बाय अबव एक्सपेरिमेंट। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कौन सा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन यूज किया गया है वो बताना है, ठीक है। तो पहले क्या करी गई, N2 की वैल्यू फिक्स करी गई है। जब N2 की वैल्यू फिक्स हो गई तो O2 चेंज कर करके देखा गया है, ठीक है, और हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिल भी रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है तो कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज हुआ होगा।
तो उस केमिकल कॉम्बिनेशन का नाम बताना है, बस और कुछ नहीं। तो वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका आंसर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया था, एग्जाम्पल भी इसका किया था, थ्योरी में आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ की अलग अलग, जनरल साइंस की अलग, 11th क्लास की अलग, 12th क्लास की अलग, पूरा एनसीईआरटी बेस चल रहा है, कहीं भी चीज़ें भटकी नहीं है, इधर उधर नहीं हुई हैं। जो हाँ एक्स्ट्रा दे रखा है उसको आप, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए भी इसी में ही हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो जिनको लगता है कि ये एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है उसको आप वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि गेट सॉरी जेई एंड नीट के लिए जो है वो भी सारी चीज़ें 70% यहाँ पे कवर करी जा रही हैं। ठीक है, और उसके एक्स्ट्रा जो है वो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, अभी तो वो 30-40% रिड्यूस कर दी गई हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है, सीयूईटी वगैरह देना है, तो ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगर नहीं आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप जितना आपका बोर्ड का पोर्शन है वही पढ़िए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़िए। ठीक है, तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबके क्वेश्चन कराए जाएंगे, थ्योरी आप कंप्लीट करते चलिए, टू द पॉइंट क्वेश्चन संडे टू संडे आपको कराए जाएंगे। जैसे ही थ्योरी सारी कंप्लीट होती है, सारे प्रैक्टिस फिर से मतलब जो ये हो गई हैं इनकी अलग से लिस्ट क्वेश्चन की बना दी जाएगी। ठीक है, ये तो अभी तो यहाँ है और इनको अलग से फिर से उसमें कंबाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, कि सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज रहेंगे, थ्योरी के साथ सारे क्वेश्चन लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट में कुछ फिल करना है, कन्वर्जन करने हैं, वो कर लेते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार कर देते हैं 2 मिनट में। क्या है कि N2 14 ग्राम दिया गया, 16 ग्राम O2 इसमें मिक्स किया गया है। तो जब ये मिक्स किया गया तो कुछ भी बन रहा है, जरूरी नहीं ये बन रहा, कुछ NO का कंपाउंड बन रहा है, N और O मिक्स करके कुछ बन रहा है। ठीक है, फिर हमने N का क्या बढ़ाया नहीं, N को N का मास नहीं इंक्रीज किया, O2 का मास इंक्रीज किया, तो भी हमें डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, फिर यहाँ पे थोड़ा सा N का मास बढ़ाया, फिर O2 का भी मास बढ़ाया, तो भी हमें डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा है। फिर हमने O2 का मास, तो डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा है। लिखा है साफ साफ कि फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन N2 एंड O2 डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू फिक्स करी गई है, O2 चेंज किया गया, यहाँ पे N2 की वैल्यू चेंज फिक्स करी गई, O2 चेंज हो रहा है, तो डिफरेंट कंपाउंड मिल रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो क्या होगा होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यूज किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया है। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, बी फिल इन द ब्लैंक्स है, कन्वर्जन है यूनिट्स का। तो यूनिट्स का कन्वर्जन है, फर्स्ट पार्ट है इसमें 1 किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर is equal to how much millimeter is equal to how much picometer। ठीक है, how much या how many picometer। तो हमको ये पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये सब मिला के क्या हो गया 10⁶ मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है, अब पिकोमीटर में चेंज करना है, तो पिकोमीटर क्या होता है, पिको का मतलब 15। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, किलोमीटर को, तो हमको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा,
हमको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, और पिकोमीटर कहता है 1/10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, अब ये जब इसको हम ऊपर लाएंगे 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा, 10⁻+12 +12 के साथ 3 0 और ऐड कर देंगे तो 10⁻15 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड है 1 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू हाउ मच केजी या हाउ मैनी केजी, हाउ मच ही बोलेंगे, ठीक है, केजी की बात है, और इज इक्वल टू हाउ मच नैनोग्राम। तो पहली चीज हमको पता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, और 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब हमको क्या चाहिए, किलोग्राम चाहिए, तो ये इंटू ये, और ये सब डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये अपॉन ये ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। अब ग्राम को भी मिलीग्राम में, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/, ये केजी ऊपर रखेंगे, 1000 इंटू 1000, ये क्या हो गया, केजी। तो ये जब 6 के 6 0 ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा 10⁻6। कैसे होगा, केजी है तो 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, और 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻9। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 10⁻6 kg है, 1 kg है ना, kg इज इक्वल टू 10⁻1000 ग्राम, और ग्राम को नैनोग्राम में चेंज किया गया है, इंटू 10⁻⁻9 नैनोग्राम, और ये कितना था 10⁻6 kg। ठीक है, इधर और ये कंबाइन करके, तो अब ये क्या हो जाएगा, kg इज इक्वल टू 10⁻, ये क्या हो गया, -6 हो गया, ये इधर आया +6, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 1 मिनट, इसको फिर से समझेंगे। अब हमको क्या करना है इसमें, ये मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम को नैनोग्राम में चेंज करना है। तो जब हम 1 मिलीग्राम करते हैं तो वो कितने ग्राम होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 नैनोग्राम 10⁻⁻6 मिलीग्राम। ठीक है, जैसे 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻9 ग्राम, ऐसे लिखते हैं ना।
तो अब नैनोग्राम जो है, अगर यहाँ से हम यहाँ जाना चाहें तो 1000 का मिलीग्राम में गए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमको ये पता 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम, ठीक है। अगर हम इसको मिलीग्राम में चेंज करना चाहेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मिलीग्राम। अब हमको क्या चाहिए 1 मिलीग्राम चाहिए, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम इसको इक्वेट कर देंगे इससे, इज इक्वल टू 1 नैनोग्राम अपॉन 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये ऊपर जाके 10⁻6 नैनोग्राम बन जाएगा, ठीक है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 नैनोग्राम, ठीक है। आई होप वो दिख रहा होगा लास्ट वाला। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हम करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमको मिलीलीटर को लीटर में, लीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है। तो ये तो इजी है, सबने पढ़ा हुआ है पहले भी। तो इसको रब करके हम थर्ड वाला करते हैं। थर्ड है 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितने लीटर, इज इक्वल टू कितने डेसीलीटर या डेकामीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर कितना होगा, 1 लीटर, हमको पता 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमको पता है, ठीक है। और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻3 लीटर, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻1000 मिलीलीटर। अब हमें 1 मिलीलीटर चाहिए तो इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे इसके, ठीक है। अब ये जितना 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो 10⁻⁻3 डेसीमीटर क्यूब भी होगा, या डेकामीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब बोलते हैं, ठीक है इसको। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया होगा। 2 क्वेश्चन और करने हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। छोटे से क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं है, एक में लगाना है, एक में नहीं लगाना है, एक तो जल्दी से हो जाएगा। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। आई थिंक ये हो गया होगा। इसको रब करते हैं। तो क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है हमको डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। तो हमको पता है 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है। और 2 नैनो सेकेंड अगर दिया है तो 2 × 10⁻⁹ सेकेंड, 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमको क्या निकालना, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास कितना है 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। 6 10⁻⁻1 मीटर, 0.6 मीटर। ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो गया। नोट कर लीजिए, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। इतना ही है, ठीक है, 0.6 मीटर या 600 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर करेक्ट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू
0.6 मीटर। आई थिंक ये हो गया होगा, इसमें कुछ समझना है ही नहीं। अगर आप 10th कर चुके हैं तो आपको आता है ये, ठीक है, बस करा दिया एक। अब 23rd क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा 23rd क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके 5 पार्ट है, तो पांचों करा देते हैं। कुछ 2 आपको समझ में आ जाएंगे, 3rd 4th 5th आप कर लेंगे आराम से। तो क्या है, इन अ रिएक्शन, एक कोई रिएक्शन दी है, हमारी रिएक्शन क्या है, a + b2 = ab2। तो ये हमारी रिएक्शन है। अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन और दी हो उसको बैलेंस कर लेंगे, अगर जैसी दी है वैसे में ही हमको फाइंड आउट करना है जो हमारा क्वेश्चन है। क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, वो भी इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तो है ही, ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी 11th 12th CUET TGT PGT JEE मेंस सबके लिए, नीट वगैरह सबके लिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट है, हमें बताना है क्या है। तो पहला है 300 एटम्स ऑफ A + 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो ये 2 टर्म हमको मिले हैं, हमने क्या करना है, क्वेश्चन में बस ये समझना है कि हमको करना क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। हमारे पास A है, A क्या है, अगर ये बैलेंस इक्वेशन है, गिवन है हमारे क्वेश्चन में, इसी को स्टैंडर्ड इक्वेशन मान के हम क्वेश्चन करेंगे। अगर कुछ बोला गया है कि मीथेन से कुछ रिएक्ट किया और CO2 बन गया, वाटर बन गया, ऐसा कुछ दिया गया, तो आपको रिएक्शन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आंसर आएगा। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है वो। तो अब हमने देखा है कि एक ये एटम है, उसके साथ 2 इसके एटम जुड़ रहे हैं। ये क्या हो गया, ये एटम हो गया किसी एलिमेंट का, ये एलिमेंट किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो गया, तो ये मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे AB2, ठीक है। तो हमने क्या किया, 300 एटम्स लिए इसके और 200 मॉलिक्यूल लिए B2 के, ठीक है। तो अब पहली चीज, अगर एक A को 2 B की नीड है तभी AB2 बन पाएगा, या 1 मोल एटम्स ऑफ A को नीड है 1 मोल एटम्स ऑफ B2। तो यहाँ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, जितना ये है ना उतने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है। या फिर जितने ये एटम है उतने उसके डबल एटम होने चाहिए। मतलब हमें एक A के साथ 2 B की जरूरत है, तभी हम AB2 बना पाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है, B2 फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कमी किसकी पड़ जाएगी। कमी, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन होने के बाद पूरा का पूरा रिएक्शन होने में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, जो बच जाए, ठीक है। तो अब हमें ये मालूम है कि 1 मोल A के लिए 1 मोल B2 की जरूरत है। तो अगर 100 एटम्स इसके चाहिए हमको, तो हमको 200 एटम्स इसके चाहिए, ठीक है। तो अब यहां क्या बोला गया है, 300 एटम इसके हैं, 200 एटम इसके हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, अगर ये 300 है तो हमको B2 की कितनी नीड होगी, 600 नीड होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ क्या होगा, B2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। आप इसको नोट कर लीजिए, अपनी भाषा में लिख लीजिए, फिर हम उसको आंसर कोट कर देंगे। लिख देते हैं, here B2 is the limiting reagent, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ही ना रह जाए। मोल के शब्द में, मॉलिक्यूल के शब्द में कुछ भी बोला जाए तो हम समझ लें कि क्या कहना चाहता है। दस सेकेंड और देते हैं, आप नोट कर लीजिए। दो, ये एटम वाला, इसके बाद मोल्स में फिर से समझेंगे, फिर उसके बाद आप फटाफट कर लेंगे। तीन पार्ट इसके जो रिमेनिंग बचेंगे आप आराम से कर लेंगे। स्टैंडर्ड रिएक्शन यही है, ए प्लस बी टू इज इक्वल टू ए बी टू, ठीक है। तो आई थिंक ये हो गया होगा। रब करते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट, 2 मोल ऑफ ए, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ किसके हैं, बी, ठीक है। इससे पहले भी जो बात हुई थी, तो बी के मॉलिक्यूल दे रखे थे, B2 के नहीं दे रखे, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारी रिएक्शन है स्टैंडर्ड, ए प्लस B2 क्या देगी, AB2। तो यहाँ पे क्या है, अगर दो मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं, 1 मोल ए है, तो हमको 1 मोल B2 चाहिए, 1 मोल B2 चाहिए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं 2 into 1 मोल B चाहिए। आई बात समझ, B क्या है, B2 में नहीं चाहिए हमको, B में चाहिए, क्योंकि यहाँ B है, यहाँ A है, मॉलिक्यूल नहीं, एटम की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ मोल के टर्म्स में बात हो रही है, तो इतने मोल हैं, एक मोल में अगर 1 मोल A लेंगे, 1 मोल B2 लेंगे, तब AB2 बनेगा, ठीक है। या फिर 1 मोल A लेंगे, 2 मोल B लेंगे, तब B2 बनेगा। तो अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो अब हम बोल सकते हैं, जैसे अगर 2 मोल ये हैं, तो हमें ये 4 मोल चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये 4 मोल चाहिए, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, ये समझ में आएगा तो इसके बाद सारी चीजें समझ ही आ जाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड ले लीजिए आप समझने के लिए, क्योंकि अगर आंसर दे दिया तो फिर समझना छोड़ देंगे। फर्स्ट वाले में क्या था, बी लिमिटिंग रिएजेंट था, यहाँ पे क्या होगा, ए कंज्यूम हो जाएगा और बी रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसको फिर से लिख देते हैं, फिर से समझते हैं, क्या है कि 1 मोल ए चाहिए, तब हम 1 मोल B2 लेंगे और AB2 बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब 1 मोल के लिए 1 मोल B2 चाहिए, मतलब अगर ये 1 मोल है, तो 1 मोल B2 चाहिए, तभी हम 1 मोल AB2 बना पाएंगे। हमारे पास 2 मोल A है, तो हमको 2 मोल B2 चाहिए, ठीक है।
हमारे पास 2 मोल अगर ए है तो 2 मोल B2 चाहिए, लेकिन हमको ए दिया है और 3 मोल्स बी दिए हैं, तो 2 मोल ये हैं और 3 मोल बी दिए हैं, तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम आउट हो जाएगा। ठीक है, हमको नीड कितना है, अगर हम इसको कोरिलेट करें, ये ना लिखें तो 2 मोल ऑफ ए नीड्स 2 मोल ऑफ B2। ठीक है, लेकिन कितना है, 3 मोल बी है। देखिए आंसर एनसीईआरटी में दिया है ए इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हम इसको B2 मानते हैं तब तो ये पक्का ए लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अगर इसको बी मान के करेंगे ना तो हमको 4 मोल 2 मोल के लिए 4 मोल बी की जरूरत है, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मानो तो इसको B2 मान के ही करेंगे। कितना, 2 मोल्स B2 की जरूरत है, तो ये क्या हो जाएगा, A इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे A इज लिमिटिंग एजेंट अगर हम एनसीईआरटी की माने तो। अगर B की जगह B2 दिया है तो ही ये पॉसिबल है, अगर B दिया होगा तो फिर B लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया हो। थर्ड पार्ट भी इजी है, मॉलिक्यूल के टर्म में दिया है, एटम्स और मॉलिक्यूल के, तो एटम्स और मॉलिक्यूल के टर्म्स में तो हमको वैसे भी समझ में आ जाती चीजें। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट करते हैं। अब थर्ड वाला क्या है, हमको 100 मोल मिले हैं, 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो ये पता है कि 1 मोल ए को कंबाइन करेंगे 1 मोल B2 से, तो हमको AB2 मिल जाएगा, 1 मोल AB2 मिलेगा, 1 मोल AB2 मिलेगा। ठीक है, तो अगर 100 एटम इसके हैं और 100 ये हैं और 100 AB2 बन गया, तो क्या होगा, कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो नो लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट हाँ, 5 मोल ए 5 मोल बी। ठीक है, 5 मोल क्या है, ए है और 5 मोल बी है। हमको क्या चाहिए, 5 मोल ए के चाहिए और 10 मोल बी के चाहिए। ठीक है, क्योंकि B2 है ना, तो एटम्स ए के 5 अगर चाहिए तो बी के एटम्स 10 होने होंगे, तभी हम AB2 बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, B इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसको कैलकुलेट करने का भी अगर ग्राम्स में या वैसे कुछ दिया होता तो फिर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते फिर कैलकुलेट करते। अब हमको पता है कि 1 मोल ए को 1 मोल एटम्स ऑफ ए नीड 2 मोल एटम्स ऑफ बी, तब 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ AB2 बनेगा। तो इसको लिख देते हैं 1 मोल atoms of A needs 10 mole atoms of B। ठीक है, तो 5 मोल atoms of A इज इक्वल नीड कितना होगा, नीड
1 मोल का 1 मोल, ठीक है, 1 मोल का 1 मोल एटम ऑफ ए नीड 1 मोल एटम ऑफ, नहीं 2 मोल एटम ऑफ बी, ठीक है, 2 मोल एटम। तो 5 मोल एटम ऑफ ए नीड 10 मोल एटम्स ऑफ बी, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। इसको नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी मोल के टर्म्स में दिया है, तो वो वाला अच्छे से समझ में आएगा। जो सेकेंड पार्ट है ना, उसमें कुछ मिसिंग है। अगर हम एनसीईआरटी का आंसर सही मानते हैं तो फिर B2 कर लेंगे उसको, अगर आंसर को सही नहीं मानते हैं तो फिर हमको बी को ही लिमिटिंग रिएजेंट मानना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और जो वैसे क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी को ही बेसिक माना जाता है, एनसीईआरटी के ही आंसर माने जाते हैं, रेफरेंस भी एनसीईआरटी का दिया जाता है, तो फिर वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं जो एग्जाम कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं, इसको रब करते हैं। आई थिंक पूरा लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, 2.5 मोल ऑफ ए दिए हैं, 5 मोल्स ऑफ बी दिए हैं। तो हमको पता है 1 मोल ऑफ, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है चाहे कुछ भी किया जाए, ठीक है। 1 मोल ऑफ ए नीड्स 2 मोल ऑफ, फिर से उसको सही से लगता है, ठीक है। 1 मोल atoms of A needs 2 mole atoms of B। B2 क्या है, मॉलिक्यूल, हमको मोल एटम्स की जरूरत है, तो 2 मोल एटम्स B के लगेंगे, तब हमें 1 मोल एटम A का लगेगा, तब हम AB2 बना पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, 2.5 मोल एटम्स ऑफ A, तो कितने हो जाएंगे, 2.5 into 2 atoms of B। तो ये तो 5 मोल है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा हमारा, A इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो 2.5 है, ये खत्म हो जाएगा, वो बचा रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा हमारा A। A is the limiting reagent। अब ये मोल ऑफ B बोल रहे हैं, एटम या मॉलिक्यूल कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम B2 ही मानेंगे। तो A is the limiting reagent। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन फिनिश। अभी 6-7 क्वेश्चन हैं, सारे कराए जाएंगे, बस आप थ्योरी कंप्लीट करिए। तो आई थिंक आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। तो ये कोरिलेट करा के लास्ट वाला क्वेश्चन कराया गया। अगर सेकंड कोई मेथड चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस मेथड से भी करा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं उसके लिए अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं, रिस्पॉन्स ज़रूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।